गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था में देखिए, प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में हमें EP विद्युत वाहक बल का संचायक सेल या बैटरी कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। विभवमापी के तार AB की श्रेणी क्रम में EP विद्युत वाहक बल की बैटरी कुंजी K और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। अब द्वितीयक परिपथ में दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। उनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। इन सेलों के धनात्मक टर्मिनल को हम तार के A सिरे से, जो उच्च विभव का सिरा होता है, उसे संयोजित करते हैं, जबकि दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल को क्रमशः द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से संयोजित कर देते हैं और द्विमार्गी कुंजी का मध्य टर्मिनल 2 को धारामापी से होते हुए जो कि J से संयोजित कर देते हैं। ओके, द्विमार्गी कुंजी देखो कैसे काम करती है, वो आपको बताता हूं मैं। देखिए, ये अपने पास टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 3। टर्मिनल 1 से हमने कनेक्ट किया था सेल E1, यहाँ से कनेक्ट किया हमने गैल्वेनोमीटर और उस गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया था जो कि J से, और इससे हमने कनेक्ट किया है सेकंड सेल क्लियर। तीन टर्मिनल 1 और 2 और 3, 1 और 2 से तो हमने सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए और बीच के टर्मिनल को धारामापी से होते जो कि J से संयोजित कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रिया विधि। सर्वप्रथम हम कुंजी K को बंद करके प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, मतलब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है जैसे ही हम कुंजी K को बंद करते हैं। ठीक है, बंद करने का मतलब है यहाँ ऑन करना। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी सर्किट में द्वितीयक परिपथ में हम टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगा देते हैं। यहाँ डॉट लगा देंगे तो उस कंडीशन में ये जो E1 विद्युत वाहक बल का जो सेल है परिपथ में प्रयुक्त हो जाएगा, परिपथ में यूज हो जाएगा। प्रथम सेल जो हमने लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E1 लिया, वो परिपथ में प्रयुक्त हो जाएगा और इस सेल के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो मान लीजिए कितनी है, L1। तो विभवमापी के सिद्धांत से E1 इक्वल टू x L1, जबकि सेकेंड सेल है वो सर्किट से अलग है, सर्किट में अभी वो यूज नहीं हुआ, वो सर्किट से बाहर है। पहली बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड करेंगे सेल E1 के लिए। माना प्रथम सेल के विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलित लंबाई L1 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से E1 इक्वल टू x L1, और यहाँ x से विभव प्रवणता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ 1 और 2
टर्मिनल के मध्य से डॉट को हटा देंगे और 2 और 3 के मध्य डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम सेल को तो हमने सर्किट से बाहर कर दिया और सेकंड सेल को हमने सर्किट में प्रयुक्त कर लिया। अब इस सेल के लिए हम संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर जॉकी को इस तार पर खिसका कर संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो मान लीजिए L2 है, तो अगेन विभवमापी के सिद्धांत से E2 इक्वल टू XL2। देखिए यदि द्वितीय सेल के विद्युत वाहक बल E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 है तो विभवमापी के सिद्धांत से आ जाएगा E2 इक्वल टू XL2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों के लिए हमें एक बार इसको फिक्स कर, धारा नियंत्रक को एक स्थिति पर फिक्स कर लिया तो उसके बाद में इसको कोई चेंज नहीं करना है। पहले L1 ज्ञात करेंगे और फिर L2। पहले इसको फिक्स कर लिया, फिर पहले L1 ज्ञात करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे L2। तो L2 जब ज्ञात करेंगे तब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हमेशा फिक्स रखना है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू x से L1 अपॉन x से L2। x से कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अपने पास फॉर्मूला आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आपने क्या देखा कि इस फॉर्मूले के अंदर x नहीं है, x से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस प्रयोग में विभवमापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मानकीकरण का मतलब होता है विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को, और इसमें x यूज ही नहीं हो रहा इस फॉर्मूले में, तो हमें विभव प्रवणता ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। और प्रयोगशाला में अपने लैब के अंदर जो E1 जो सेल होता है वो होता है लेग्रांजी सेल, और E2 होता है वो होता है इसमें डेनियल सेल। ओके। अब इस प्रयोग को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास जो लेंथ होगी वो मान लीजिए देखो L1 तो है वो E1 के लिए और L2 है वो E2 के लिए। फिर हम इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले क्या करेंगे, धारा नियंत्रक को एल्कोंजी के को बंद कर दिया, धारा नियंत्रक को एक स्थिति पर फिक्स कर दिया। उसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक हम एक सेट पूरा नहीं कर लेते। फिक्स करने के बाद में पहले लगाएंगे 1 और 2 के मध्य डॉट, और E1 के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो मान लीजिए L1 है, वो आपके आ गई 360 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हटाकर ज्ञात कर लेंगे, ये आपकी मान लीजिए आ गई 160 सेंटीमीटर। फिर हम कर लेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये अपना आएगा वो आएगा यूनिट लेस। क्या आएगा, यूनिट लेस। फिर क्या करना है, अब एक सेट पूरा हो गया अपना। अब सेकंड सेट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब धारा नियंत्रक की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में वापस 1 और 2 के मध्य डॉट लगाएंगे और संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो मान लीजिए आपकी सपोज कीजिए आ गई ठीक है 420 सेंटीमीटर। फिर हम ज्ञात कर लेंगे L2, तो यहाँ से हटाकर 2 और 3 के बीच में डॉट लगा देंगे, और ये मान लीजिए आपकी आ गई 217 सेंटीमीटर।
ओके, फिर अगेन L1/L2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब एक सेट के लिए धारा केंद्र की स्थिति को हमें नियत रखना है, अगले सेट के लिए फिर इसको चेंज करना है। ऐसे करके अपनी 6 रीडिंग हो जाएंगी। और जो भी इन विद्युत वाहक बलों का अनुपात आएगा उस अनुपात का हमें माध्य ले लेंगे, और माध्य ले लेंगे तो बना जाएगा माध्य E1/E2। ठीक है, तो इससे देखो क्या स्पष्ट हो गया अपने पास। इक्वेशन थर्ड से क्या है कि थर्ड से स्पष्ट है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनके संगत संतुलित लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, इक्वेशन थर्ड में x अनुपस्थित है, अतः इस प्रयोग में विभवमापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अब आगे देखिए, इसमें अपने ज्ञात कर लिया E1/E2 इक्वल टू L1/L2। अगर प्रथम सेल के रूप में हम अगर मानक सेल प्रयुक्त करें, मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है, वह लंबे समय तक नियत रहता है। तो अगर प्रथम सेल मानक सेल होगा तो उसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होगा, अतः हम इक्वेशन थर्ड की हेल्प से सेकंड सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रथम सेल के रूप में मानक सेल प्रयुक्त करें तो इक्वेशन थर्ड से दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? E1 अपने को ज्ञात है, L1 माप लेंगे, L2 भी माप लेंगे, तो E2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं, इनको इधर ले आएं, L2/L1 और इंटू E1, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 4। तो ये था अपना टॉपिक, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब देखिए, हमने डिस्कस कर लिया था प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। विभवमापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल 2.5 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है, जबकि एक अन्य सेल 6.80 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। देखो अपने को बच्चों दिया गया है E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल,
1.25 वोल्ट, संतुलित लंबाई 2.5 मीटर। दूसरे सेल के लिए 6.80 मीटर और इसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बलों की तुलना के सूत्र अपने यूज करेंगे E1/L1/L2। E2 का मान ज्ञात करना है तो E2 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास L2/L1 और इंटू E1। L2 अपने को 6.80, 2.5 इंटू 1.25 यही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। E1/E2 इक्वल टू L1/L2 आएगा और हमें E2 फाइंड करना है तो L2/L1 इंटू E1। अब L2 अपने को 6.80 और ये 4.25 और L1 1.25। अब देखिए अपना E1 है वो 1.25, L1 है वो 4.25 मीटर है, L2 6.80 और E2 हमें ज्ञात करना है। E1/E2 इक्वल टू L1/L2, E2 इक्वल टू L2/L1 इंटू E1। L2 6.80, L1 4.25 और इंटू 1.25। तो इसको 5 से कर लो, 5 से करेंगे तो 0.25, पहले पॉइंट से पॉइंट कर देते हैं कैंसिल, ओके। और इसको 5 से करेंगे तो ओके, फिर अगेन 5 से करेंगे तो 5 और यहाँ जाएगा 17। इसको करेंगे तो 0.40, 0.40 को 5 से करेंगे तो 2 वोल्ट, ओके। सिंपल न्यूमेरिकल है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, विभवमापी के एक प्रयोग में E1/E2 विद्युत वाहक बल E1 इज ग्रेटर देन E2 के दो सेल श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों में विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्राथमिक सर्किट होता है, इसमें ये अपनी की और ये आ जाएगा अपना धारा नियंत्रण। PQ। अब दो सेल हैं वो इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ओके। और यहाँ जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर और इसकी हेल्प से हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं संतुलित लंबाई। तो प्रारंभिक स्थिति में दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, वो होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो संतुलित लंबाई होगी वो E1 प्लस E2 विद्युत वाहक बल के लिए होगी। तो प्रारंभिक स्थिति में E1 प्लस E2 इक्वल टू होगा XL1, ये होगा। अब नेक्स्ट क्या कर दिया, इसमें सेकंड वाले के टर्मिनल को उल्टा कर दिया, मतलब इसको नेगेटिव को इधर कर दिया, पॉजिटिव को इधर कर दिया। अब तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस। अब सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया, ये तो पॉजिटिव था, अब इसके नेगेटिव यूं कनेक्ट कर दिए। अब आपको पता है इसमें E1 बड़ा है E2 से, इसका मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो E1 माइनस E2। तो अंतिम में स्थिति में संतुलित लंबाई आएगी वो E1 माइनस E2 इक्वल टू XL2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से E1/E2, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इक्वल टू XL1/XL2।
या E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, और ये अपने दे रखे हैं 60 अपॉन 20, यही है। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1, मतलब E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 3 अपॉन 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 3E1 माइनस 3E2 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए तो ये 3 हो जाएगा 4E2 इक्वल टू 2E1, ओके। तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू 2 अपॉन 4 या 1/2। हमें तो फाइंड करना है E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 करेंगे तो 2 अपॉन 1, क्या आ जाएगा 2:1, ओके। पहली कंडीशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ना इनका, वो होगा E1 प्लस E2, और इस कंडीशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा E1 माइनस E2। पहले कंडीशन में इसके लिए संतुलित लंबाई आएगी, सेकंड में इसके लिए आएगी, ओके क्लियर।